बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाव का निस्फ़ मुताला करेंगे और इसके मानी लिखेंगे। इसके साथ साथ जो है हम खुलासे का काम भी आज ही करेंगे। आइए सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन है। ये बाल बच्चों वाले यानी शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में परेशानी में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर यानी तकरीबन शाम के करीब आते हैं, जब मैं काम से फारिग हो चुकता हूँ। लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है, लाजमी है, इनसे मुलाकात लाजमी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय यानी अलावा अपने बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूं तो वो कहते हैं हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चों को बुखार आ गया। मंझली लड़की यानी दरमियानी लड़की जो दूसरे नंबर पर होती है बच्ची लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स यानी सियासत या लिटरेचर यानी अदब के मुतालिक गुफ्तगू बातचीत शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माजरत पेश करते हैं, फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत इतना फारिग वक्त कहाँ के अखबार पढ़ूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के झगड़ों और अपने फरीक़ मुखालिफ यानी अपने दुश्मन की बुराइयों और जज साहिब की तारीफ़ या मज़म्मत बुराई के यानी कि तारीफ़ इस हालत में कि जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो यानी कि दोस्त ने मुकदमा जीता हो और कोई मजमून नहीं। मिन जुमला यानी इन तमाम और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खुसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत, ख़ास मेहरबानी फरमाते हैं। शाकिर खान साहब मौज़ा सलीमपुर के रईस अमीर और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ यानी बाइज़्ज़त आदमी हैं। उन्हें अपनी लियाकत, ज़हानत, काबिलियत के मुताबिक लिटरेचर यानी कि अदब का बहुत शौक़ है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितना लिटरेरी आदमियों से मिलने का यानी अदबी लोगों से मिलने का और तारुफ पैदा करने का यानी जान पहचान बनाने का। उनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना, इज़्ज़त करना उमरा के शायान शान है, उनकी शान के मुताबिक है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से, बहुत ज़िद करके मुझे सलीमपुर ले गए, ये कह के शहर में दिन रात शोर शगब रहता है। शोर शगब यानी शोरगुल रहता है, अफरा तफरी रहती है। देहात गांव में कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबो हवा भी होगी और वहाँ मजमून निगारी का यानी मजमून लिखने का काम भी ज़्यादा इत्मीनान तसल्ली से कर सकोगे। मैंने एक कमरा ख़ास तुम्हारे वास्ते आरास्ता किया है, सजाया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है, यानी सारी चीज़ें मौजूद हैं पढ़ने लिखने से मुतल्लिक। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। मैं ऐसे मोहब्बत आमेज़ यानी मोहब्बत भरे, मोहब्बत मिले इसरार पर कैसे इनकार कर सकता था। मुख्तसर सा यानी थोड़ा सा सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं इनके साथ हो लिया, इनके साथ चल पड़ा। एडिटर यानी मुदीर मारिफ से वादा कर चुका था कि एक ख़ास अरसे में उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूँगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुँचकर मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। इसकी खिड़की पाई बाग में यानी कि घर के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा बागीचा मौजूद होता है, वो पाई बाग कहलाता है। पाई बाग की तरफ खुलती थी और एक नहायत ही दिल फरेब नेचुरल यानी कुदरती मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। सुबह को मैं नीचे नाश्ते की गरज से मकसद से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा, हैं कहीं ऐसा गज़ब न करना, ऐसा जुल्म न करना कि आज ही से काम शुरू कर दो, अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो और आज का दिन तो ख़ासकर इस काबिल है कि सीनरी यानी फितरत का लुत्फ़ मज़ा उठाने में गुजारा जाए। चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे, फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है, आपको वहाँ के रईस राजा तालिब अली साहिब से मिलाएंगे। मेरा माथा वहीं ठिनका यानी कि मैं पहले से वाकिफ़ हो गया इस बात से, या मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अगर यही हालत रही तो यहाँ भी फुर्सत यानी फारिग वक्त मालूम। खैर सैकड़ों हीले हवालों से यानी बहानों से उस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए। मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया, पता चल गया कि जिस नायाब अनका वैसे एक तस्वुराती परिंदा है और यहाँ पर जो है अनका नायाब चीज़ के बारे में इस्तेमाल किया। जिस अनका यानी यकसुई की तलाश में सरगर्दा था, फिर रहा था, वो मुझे यहाँ भी ना मिलेगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस वक्त ज़रा गौर से, ज़रा ध्यान से इस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर नहायत कीमती कामदार यानी नक्शो निगार वाला कपड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा यानी किसी बड़े गुनाह से कम ना होगा। चांदी की दवात, मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई यानी खुश्क।
अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और नायाब, मगर अक्सर में निब नदारत यानी निब गायब है। जाजिब कागज़ यानी स्याही चूस और एक मखमली यानी मखमल की बनी हुई जिल्द की किताब में, मगर लिखने के कागज़ का पता नहीं। इसी तरह बहुत सा आला दर्जे का बेशकीमत कीमती सामान मेज़ पर था, मगर अक्सर इसमें से मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मौजूद ही नहीं। आखिरकार मैंने अपना वही पुराना इस्तेमाली यानी इस्तेमाल में लाया गया मगर मुफीद बक्स और अपनी मामूली यानी आम दवात और कलम, जिसने अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे पर्रा ख्यालात, ये पर्रा यानी उड़ते हुए ख्यालात, बिखरे हुए ख्यालात को तेज़ी के साथ कफ़स कागज़, कफ़स यानी पिंजरे पे बंद किया था, निकाला और लिखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गान खुशनवा यानी खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदों की तारीफ़ में शुअरा इस कदर रतबुल लिसान रहें, यानी कि हर वक्त जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनकी इनायत, उनके करम से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहम मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद कर लिए, यानी उनकी तरफ तवज्जो ना दी और काम में हमतन यानी सरतपा मुकम्मल तौर पर मशगूल हो गया, मसरूफ़ हो गया। तन 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 तनाना छन ता तन 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 मैं ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया माफिया या दुनिया उसके मुतलक़ात की कोई ख़बर ना थी। यकयक अचानक इस तन तन ने चौंका दिया, जगाया, होशियार किया। ये क्या है? ओफो! अब मैं समझा, मेरे कमरे के करीब शाकिर खान साहिब के छोटे भाई का कमरा है। यहाँ पर कमरा की इमला गलत है, अलिफ के साथ कमरा लिखा जाएगा। उन्हें मौसीकी से बहुत दखल, मौसीकी में बहुत दखल है, यानी उन्हें मौसीकी का बहुत शौक़ है, बहुत महारत है। इस वक्त सितार से शौक़ फरमा रहे थे, यानी सितार बजा रहे थे, बहुत खूब बजा रहे हैं। कोई आध घंटा उन्होंने मौसीकी की मश्क फरमाकर मुझे मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ महजूज़ फरमाया, यानी लुत्फ़अंदोज़ किया। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और खामोशी तारी हो गई, खामोशी छा गई। तो मुझे फिर अपने काम का ख्याल आया। ए मेरे ख्यालात, तुम ही मेरा गंजीना यानी मेरा कीमती माल, मेरा ख़जाना हो, खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। ये कह के मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जो हुई, मैंने कागज़ की तरफ ध्यान दिया कि देखूँ कहाँ छोड़ा है। जिनकी कदर आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये क्या मुहम्मिल फ़िक्रा हुआ, यानी ये क्या बेमानी जुमला हुआ। ला हौल वला कुव्वत, मैं भी क्या गड़बड़, क्या ख़राबी कर रहा हूँ। आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फ़िक्रे, ये जुमले तो शाकिर खान साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आए हैं। मैं मसरूफ़ियत में उन्हें ही लिख गया। हाँ, तो काट के फ़िक्रा दुरुस्त करना चाहिए। और जिनकी कदर अभी तक मुल्क कौम को मालूम नहीं हुई है और बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, यानी दरवाज़ा बजाता है। कौन है? मैं हूँ शब्बन। सरकार यानी आका मालिक ने कहा है कि अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो नीचे ज़रा सी देर के लिए तशरीफ़ लाइए, कोई साहिब आए हुए हैं और सरकार उन्हें आपसे मिलाना चाहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर नौकर जो है वो शब्बन आया है और शाकिर खान साहब का पैगाम लेकर आए मुसन्निफ़ के लिए। बादल ना खास्ता में उठा, यानी कि बेदिली से मर्ज़ी के ख़िलाफ़ में उठा और नीचे गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहिब तशरीफ़ लाए थे। इनसे मेरा तारुफ़ कराया गया, मेरी जान पहचान करवाई गई। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फ़ुर्सत मिली, फ़ारिग वक्त मिला और मैंने यकसू होकर, पुरसुकून होकर लिखना शुरू किया। थोड़ी ही देर हुई थी कि शब्बन यानी कि मुलाजिम ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि मेरी फिर याद हुई है, यानी मुझे फिर याद किया गया है, मुझे बुलाया गया है। हमारे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हुए हैं और मैं उन्हें दिखाया जाऊँगा। गोया जैसे कि मैं भी मिसल यानी कि मानिंद उस अरबी घोड़े के था जिसे मेज़बान ने हाल ही में ख़रीदा था और जो हर दोस्त को अस्तबल से यानी घोड़े के रखने की जगह से मंगाकर दिखाया जाता था। इन दोस्त से निजात पाकर, रिहाई पाकर और भाग कर मैं फिर अपने कमरे में आया। ख्यालात गायब हो गए थे। फ़िक्रा अज सरे नौ यानी नए सिरे से दोबारा से फिर बनाना पड़ा। तबीयत उचाट हो गई, बेजार हो गई, यानी कि अब यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है वो उकता गए इस सारी मुश्किलात से। बहज़ार दिक्कत यानी हज़ार मुश्किलों के बाद फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई आधा घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। हमको कामिल यानी मुकम्मल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस ये एक जहाज़रान था जिसने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करते हुए बर-ए-आज़म शुमाली अमरीका दरियाफ़्त किया था की तरह नई मालूमात और नई दुनिया, गो वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, के दरियाफ़्त करने, पता चलाने के लिए अपने तय यानी खुद अपने आप को। दरवाजे पर फिर दस्तक। क्या है? अच्छा, दरियाफ़्त करने के लिए अपने तय यानी खुद को ख़तरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते। ज़रूर इस तरफ मुतवज्जो होंगे और अपनी काविशों यानी अपनी जस्तजुओं, अपनी खोज और कोशिशों से मौजूदा। दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। हाँ हुजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। ओफ़ो, मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज़ करना, कहना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं।
अब यहाँ मुसन्निफ़ जो है दोबारा लिखना शुरू कर रहे हैं। और आइंदा यानी आने वाली नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे, यानी कि एहसान के बोझ तले दबाएंगे। यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके ख़तरात से बचाते और साहिल मुराद तक पहुँचाते हैं, यानी मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं, तरक्की की मंजिल तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला, यानी कि हल ना होने वाला मसला, मुश्किल काम, दस्तक, यानी फिर दरवाज़ा बजाया गया। क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई लो अभी आया। ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मेज़बान नहायत अखलाक से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या बहुत लिख डाला, यानी कि बहुत ज़्यादा लिख लिया। देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ, सिवाय इसके अलावा इसके कि मैं आमन्ना और सदकना कहूँ, यानी कि मैं उनकी बात को पूरी तरीके से ईमान ले आऊँ। और क्या कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है, खाने के मामले में ज़िद होती है। जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं, जिस चीज़ का मुझे शौक़ नहीं, वही खिलाई जाती है। बात खाने के मेज़बान साहिब फरमाते हैं, दोपहर को यानी शाम को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते इसलिए यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से, इस मकसद से लेटता हूँ कि ख़यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला, इसके मुतालिक क्या लिखने वाला था। इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे, अब कुछ ख्याल नहीं कि इसको पहले फ़िक्रों जुमलों से क्यों कर रब्त पैदा करना था, क्यों कर इसका ताल्लुक़ बनाना था पिछले फ़िक्रों से। यूँ ही पड़े पड़े यानी लेटे लेटे नींद आ जाती है। तीसरे पहर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का ला यनहल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी में उठकर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर इत्तला देता है, खबर देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार करें, यानी तैयार होकर सरकार इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा, पहला जुमला जो मेज़बान साहिब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले, यानी कि बहुत ज़्यादा लिख लिया। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। अभी मुसन्निफ़ ने बात का जवाब दिया है तो वो हंस के जवाब देते हैं, आखिर इस कदर कसर नफसी की, यानी कि इस कदर आजिज़ी की क्या ज़रूरत है। वास्ते झूठी ना खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। मिल मिलाकर यानी मुलाकात करके शाम को वापस आए। खाने के बाद बातें होती हैं। सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरब्त यानी बेतरतीब व बेसिलसिला। गुस्से और रांझीने अफसोस में आकर उसे फाड़ देता हूँ और दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश यानी एहसान भुलाने वाला कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। इस अज़ीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की यानी उन दोस्तों की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई जिनसे मैं रुख़्सत तलब कर सकता हूँ, यानी जिनको मैं छोड़ सकता हूँ, जाने की इजाज़त ले सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। मसलन एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब, उनके आने का मकसद समझ जाता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज़ उधार मांगने के लिए आते हैं। एक साहिब हैं जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब हैं मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त है, वो आते ही सवालात की बौछार यानी बारिश शुरू कर देते हैं, मुसलसल सवालात पूछते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहिब हैं जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब मेरे इनायत फरमा यानी मुझ पर मेहरबानी करने वाले और खैर तलब यानी मेरी खैरियत, मेरा अच्छा चाहने वाले हैं, मगर अपनी तबीयत को क्या करूँ, अपने मिजाज का क्या करूँ। साफ साफ यानी वाज़ेह कहता हूँ कि इनमें से हर एक से कह सकता हूँ मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये ऐसा होता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सबक का बकिया निस्फ़ मुताला। आपने इसके जो है मायने याद करने हैं और साथ आपको खुलासा बताया गया है, आपने इस सबक का खुलासा याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।